अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि अर्तुगरुल ने सुल्तान को एक खत पेश किया था जो आरिस ने अपने शहनशाह को भेजा था और सुल्तान वो खत पढ़ने लगे थे। इस किस्त के आगाज में वो मंजर सामने आता है जहां तीतन और अंगलोस के आदमियों ने हमला किया था। एक सिपाही और एक औरत जख्मी हालत में खड़े हो जाते हैं। सिपाही उस औरत को कहता है, तुम फौरन हाइमा खातून के पास जाकर इस हमले के बारे में बताओ कि तीतन ने हमला किया है और कहो कि असलान खातून और अफसा खातून की जान खतरे में है और मैं तुर्गत और बामसी को बताने जा रहा हूँ। यह कहकर वो दोनों चल पड़ते हैं। इसी दौरान असलहान और अफसा भाग रही थीं जबकि तीतन के आदमी उनके पीछे लगे थे। इस तरह वो दोनों पकड़ी जाती हैं। असलहान कहती है, अफसा को छोड़ दो, इसके पेट में बच्चा है। तीतन कहता है, ये तो और भी अच्छा है, बामसी को काबू करना और आसान हो जाएगा। फिर वो उन दोनों को पकड़कर वहां से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कोनिया में सुल्तान खत पढ़ने के बाद कहते हैं, इस खत में लिखा है कि मेरे एक वजीर ने हंदी बाजार खरीदने के लिए बहादुर साहब को सोना दिया। हम पहले ही उस गद्दार की शनाख्त कर चुके हैं अर्तुगरुल साहब। सादतीन कहता है, ना सिर्फ ये बल्कि हमें उस गद्दार अमीर निजामुद्दीन के घर से खतूत भी मिले हैं जो निकाया के शहनशाह और बिलाजे के गवर्नर की तरफ से आए थे। उनमें यह भी वाज़ेह है कि उसने हंदी बाजार में सुल्तान को जहर देने की कोशिश की थी और उसने आप और आपके सिपाहियों के लिए जाल भी बिछाया था अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, वो खत जाली हैं सुल्तान, क्योंकि अमीर निजामुद्दीन को यह बात पता चलना नामुमकिन था कि हम किस रास्ते से जाएंगे। सुल्तान कहते हैं, अमीर निजामुद्दीन का महल के कुछ आदमियों पर दबाव था अर्तुगरुल साहब, उसके ही किसी आदमी ने मुझे जहर दिया था। इसमें मुझे कोई शक नहीं है और ना ही मेरे किसी वजीर को कोई शक है। अर्तुगरुल कहता है, लेकिन मैं जानता हूं कि अमीर निजामुद्दीन गद्दार नहीं था बल्कि वो बेगुनाह है। उसने खुदकुशी नहीं की बल्कि किसी और ने उसको कैदखाने में कत्ल किया है। सुल्तान कहते हैं, अर्तुगरुल साहब, क्या आप जानते हो कि आप मेरे वजीरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? अर्तुगरुल कहता है, एक वजीर के अलावा मैं किसी और वजीर पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, बताओ अर्तुगरुल साहब, आपको किस वजीर पर शक है? अर्तुगरुल कहता है, अमीर सादतीन। यह सुनकर सादतीन सख्त गुस्से में कहता है, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ऐसा कहने की? फिर वो सुल्तान को कहता है, अर्तुगरुल आपकी मौजूदगी में मेरी बेइज्जती कर रहा है सुल्तान, आप फौरन इसे कहें कि यह मुझसे माफ़ी मांगे। फिर सुल्तान अर्तुगरुल को कहते हैं, मेरी नज़रों में बोतान की बहुत भारी कीमत है अर्तुगरुल साहब। अगर आपके पास इस दावे का कोई सबूत नहीं है तो फौरन अपने अल्फाज वापस लो और अमीर सादतीन से माफ़ी मांगो। अर्तुगरुल कहता है, बोतान हमारी रवायात और हमारे मज़हब दोनों में एक लानत है। यकीनन मेरे पास इन इल्ज़ामों का सबूत मौजूद है। सुल्तान कहते हैं, तो फिर साबित करो अर्तुगरुल साहब, वरना मैं आपके साथ रिश्ते को कारा जैसर किले की दीवारों के नीचे दफन करने में ज़रा बराबर भी नहीं हिचकिचाऊंगा। अर्तुगरुल कहता है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं गवर्नर आरिस को आपके सामने पेश करना चाहता हूं सुल्तान। यह सुनकर सादतीन सख्त परेशान हो जाता है। फिर सुल्तान कहते हैं, आरिस को अंदर ले आएं। दूसरी तरफ काय कबीले में एक जख्मी लड़की हाइमा खातून के पास पहुंच जाती है और उन्हें बताती है कि तीतन और उसके आदमियों ने रास्ते में हम पर हमला किया था। असलहान और अफसा खातून जंगल की तरफ भाग गई हैं लेकिन तीतन के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। यह सुनकर हाइमा खातून सिपाहियों को कहती हैं, आप फौरन जावेदार कबीले जाओ और उनके सिपाहियों को साथ लेकर तीतन के पीछे जाओ। यह सुनकर सिपाही बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी कारा जैसर के लिए पहुंच चुके थे। हकीम अर्तुगरुल कहता है, आपको अपने फैसले पर दोबारा गौर करना चाहिए तुर्गत। वहां जावेदार कबीले को ठहराना दोनों कबीलों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। बामसी कहता है, अर्तुगरुल साहब सही कह रहे हैं भाई, आप अपने फैसले पर गौर करो। तुर्गत कहता है, अर्तुगरुल साहब, बामसी भाई, मेरा फैसला आखिरी है, हम वहीं पर अपने खेमे लगाएंगे, आप परेशान ना हो। हकीम अर्तुगरुल कहता है, तुर्गत साहब, क्या आप अर्तुगरुल साहब का हुक्म भूल गए हैं? इतने में एक सिपाही अंदर दाखिल होता है और बताता है कि एक जख्मी सिपाही यहाँ पहुंचा है। दोनों कबीलों के दरमियानी रास्ते पर तीतन और उसके आदमियों ने हमला किया है। असलान और अफसा खातून जंगल की तरफ भाग गई हैं। तीतन और उसके आदमी उनके पीछे हैं। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। तुर्गत कहता है,
چلو بامسی بھائی، سپاہی اکٹھے کرو، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن بامسی سخت غصے میں تھا اور کہتا ہے، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ پھر وہ ترگت کا گریبان پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب تمہاری غلطی ہے، عورتیں کافروں کے ہاتھوں میں چلی گئی ہیں۔ ترگت کہتا ہے، ہوش میں آؤ بامسی۔ بامسی کہتا ہے، افسا ماں بننے والی ہے، اس کے پیٹ میں میرا بچہ ہے، اگر میرے بچے کو کچھ ہوا تو میں تم سے اس کا حساب لوں گا۔ دوسری طرف کونیا میں ارطغرل کے سپاہی آرس کو لے کر اندر آ جاتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، تو تم وہ شخص ہو جس نے بہت سے بہادر ترکوں کو شہید کیا ہے، ارطغرل صاحب کے دعووں کے بارے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آرس کہتا ہے، ارطغرل صاحب کے دعوے صحیح ہیں، میں یہاں اس بات کی تصدیق کرنے آیا ہوں۔ سعادتین سخت غصے میں کہتا ہے، یہ اس گھٹیا گورنر کے الفاظ ہیں جو اپنی عزت کھو چکا ہے سلطان، یہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھ پر بہتان لگا رہا ہے۔ سلطان سخت غصے میں کہتے ہیں، خاموش ہو جاؤ سعادتین۔ پھر وہ آرس کو کہتے ہیں، مجھے سب کچھ بتاؤ آرس۔ آرس کہتا ہے، جیسا کہ ارطغرل صاحب کو قلعے سے خط ملا ہے، انلی بازار خریدنے کے لیے جس آدمی سے میں نے بات چیت کی تھی وہ امیر سعادتین ہے، میں نے یہ خط خود لکھا تھا اور اس کی ایک نقل رکھ لی تھی۔ سعادتین کہتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اگر اب تم میرے کہے بغیر بولے تو میں تمہارا سر اتار دوں گا۔ اب تم اپنی بات جاری رکھو آرس، اس نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیوں کیا تھا؟ آرس کہتا ہے، ہم دونوں بازار کا منافع آدھا آدھا بانٹنے والے تھے۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں، تم نے ارطغرل صاحب کے لیے جال بچھایا تھا جب یہ جنگ پر روانہ ہو رہے تھے، تمہیں ان کے راستے کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ آرس کہتا ہے، امیر سعادتین نے۔ پھر آرس کہتا ہے، اس نے کیترینا کو ایک خط لکھا تھا اور ہمیں ارطغرل صاحب کے لیے جال بچھانے کو کہا تھا۔ میں نے کمانڈر کے طور پر اپنی ذمہ داری نبھائی، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ اگر اس دن ارطغرل مر جاتا تو آج ہم اپنی زمینیں آپ سے چھین چکے ہوتے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، ارطغرل صاحب، انلی بازار میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کس نے کی تھی؟ ارطغرل کہتا ہے، وہ امیر سعادتین تھا سلطان۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، میں نے وہ زہر تیار کرنے والا پادری ڈھونڈ لیا تھا، میں اس کی غار میں گیا تھا، وہاں سے مجھے وہ زہر ملا تھا جو آپ کو قتل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ آپ کا حکیم میرے الفاظ کی تصدیق کرے گا۔ حکیم زہر کی شیشی سونگھ کر کہتا ہے، یہ وہی زہر ہے سلطان۔ یہ سن کر سلطان سخت غصے میں سعادتین کو دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، آپ کے محل کا غدار بغیر کسی شک کے امیر سعادتین ہے سلطان، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ پھر سلطان سعادتین سے پوچھتے ہیں، ان الزاموں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو سعادتین؟ سعادتین کہتا ہے، میں حیران ہوں کہ ارطغرل صاحب جیسا بہادر حاکم اعلیٰ اس کافر کے جال میں پھنس گیا ہے۔ سلطان کہتے ہیں، اگر تم نے ان الزاموں کی تردید نہ کی تو تمہاری موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ اتنے میں سلطان کی بیوی مہاپری بھی وہاں آ جاتی ہے اور سلطان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر سعادتین کہتا ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں امیر نظام الدین کی طرح آپ سے رحم کی بھیک مانگوں گا، ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میں نے انلی بازار بہادر صاحب کو بیچنے کے لیے دھندار کو آمادہ کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ بازار اس کافر کے پاس چلا جائے۔ آرس کہتا ہے، انلی بازار خریدنے کے لیے سونے سے بڑا صندوق میں نے دیا تھا۔ سعادتین کہتا ہے، لیکن میرا مقصد یہی تھا کہ بازار کافروں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ ہو سکتا ہے یہ سارا منصوبہ نکایا کے شہنشاہ نے بنایا ہو کہ امیر نظام الدین کے بعد مجھے قربان کر دیا جائے، لیکن اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو میرا گلا حاضر ہے سلطان۔ پھر سلطان اپنی تلوار اٹھا لیتے ہیں۔
सादतीन घुटनों के बल बैठकर कलमा शहादत पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ तुर्गत और बामसी हकीम अर्तों के साथ काई कबीले में पहुंच जाते हैं और हाइमा खातून से पूछते हैं कि क्या खबर है। हाइमा खातून कहती हैं, मैंने उनके पीछे सिपाही भेज दिए हैं लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं आई। बामसी एक बार फिर तुर्गत का गिरबान पकड़ लेता है और कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर हकीम अर्तों को उसे समझाता है कि ये वक्त इस तरह की बातों का नहीं है, पहले हमें औरतों को बचाना चाहिए। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, यह आदमी आपसे मिलना चाहता है। तुर्गत उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम? आदमी कहता है, मुझे तीतन ने भेजा है। दूसरी तरफ सुल्तान ने सादतीन की गर्दन पर तलवार रखी हुई थी। इस तरह महापरी बोल पड़ती है और कहती है, ऐसा मत करें सुल्तान। फिर महापरी सादतीन की पुरानी खिदमत याद कराने लगती है और कहती है, यह काफिर आपको भी अर्तुल साहब की तरह बेवकूफ़ बना रहा है सुल्तान। अगर एक काफिर के अल्फाज पर अपने वजीर का सारा आपने उतार दिया तो यह अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, अमीर सादतीन को कैदखाने में बंद कर दो, मैं कल फैसला करूंगा। फिर दो सिपाही सादतीन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। फिर सुल्तान कहते हैं, अर्तुल साहब आप मेरे साथ आएं। यह कहकर वो बालकोनी की तरफ चल पड़ते हैं। अर्तुल अपने सिपाहियों को कहता है, आरिस को भी कैदखाने में ले जाओ। फिर अर्तुल सुल्तान के पास पहुंच जाता है। सुल्तान पूछते हैं, क्या आप अभी भी अपने दावों पर कायम हो अर्तुल साहब? अर्तुल कहता है, मैंने हर लफ्ज़ को तोला हुआ है सुल्तान, मुझे कोई शक नहीं है। इतने में महापरी भी वहां आ जाती है। फिर सुल्तान कहते हैं, अर्तुल साहब, जब मैंने आपकी मौत के बारे में सुना था तो मैंने भी सादतीन पर शक किया था। मैंने उसके हर कदम की जासूसी करवाई थी लेकिन मुझे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अर्तुल कहता है, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि वो गद्दार है सुल्तान। मैं अपने दावों को साबित करने के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। महापरी कहती है, अगर सादतीन गद्दार ना हुआ तो आप एक मासूम की जान ले लेंगे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं, महापरी सही कह रही है, मेरे आदमी उसे तफ्तीश करेंगे अर्तुल साहब। कल सुबह मैं सफ़र पर रवाना होने से पहले सादतीन का फैसला सुना दूंगा। रात को आप मेरे पास आना, मैं आपसे एक अहम मसले के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में तीतन का आदमी कहता है, औरतें हमारे पास हैं, अगर आप उन्हें वापस लेना चाहते हैं तो गवर्नर आरिस को हमारे हवाले कर दें, वरना तीतन औरतों को नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर बामसी बहुत गुस्से में आ जाता है। तुर्गत और हकीम अर्तुक बामसी को पकड़ लेते हैं। फिर तीतन का आदमी कहता है, अगर मुझे कुछ हुआ तो तीतन हफ्सा का पेट चीर कर उसका बच्चा बाहर निकाल देगा। यह सुनकर हाइमा खातून चौंक जाती हैं और कहती हैं, क्या हफ्सा माँ बनने वाली है? या अल्लाह हमारी मदद फरमा। फिर तीतन का आदमी कहता है, कल मैं दोबारा आऊँगा, अपना फैसला कर लेना। यह कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद बामसी कहता है, हम उनकी पेशकश कबूल कर लेंगे और किसी और आदमी को आरिस बनाकर ले जाएंगे और फिर उनके साथ लड़ाई करेंगे। ये सुनकर हकीम अर्तुक और तुर्गत कहते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो वो हमारी औरतों को कत्ल कर देंगे, ये गलत है। बामसी तुर्गत को कहता है, तो तुम जानते हो कि क्या सही है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब से हम तुम्हारी राय नहीं सुनेंगे। यह कहकर वो तुर्गत का गिरबान पकड़ लेता है। फिर आयमा खातून उन दोनों को लड़ने से रोक लेती हैं। तुर्गत कहता है, मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूँ वालदा, मैं कोई भी जगह नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर तुर्गत बाहर निकल जाता है। बामसी भी जाने लगता है तो हकीम अर्तुक उसे रोक लेता है और उसे सब्र करने को कहता है। आयमा खातून कहती हैं, हमारी मदद फरमा या रब। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।